अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगी वो होगी जो कल का पेपर हुआ है लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए। तो बेसिकली देर इसलिए लगी है क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बेहतर तरीके से कोई चीज़ें कलेक्ट करके आपके सामने रखी जाएं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और जहाँ तक पॉसिबल होता है जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो आप के इस पेपर में वो हेल्पफुल रहा होगा। और नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो मैसेजेस आए कि बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल रही हैं और इवन कि जो हमने प्रीवियस पेपर 3-4 डिस्कस किए हुए हैं पिछले, उनमें से तकरीबन 15 के करीब MCQs जो हैं वो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ रिपीट हुए हैं। तो आज का जो हमारा ये वाला पेपर डिस्कशन होगा इसमें एक तो आप अपने आप को ख़ुद को वेरीफाई भी करें और जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इशू है क्योंकि ये कोई एक्चुअल पेपर नहीं होता हमारे सामने, तो जो स्टूडेंट्स कलेक्शन करते हैं या स्टूडेंट हमें सेंड करते हैं तो उसी बेस पे एक ऑब्ज़र्वेशन होती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो ज़रूर मेंशन करें और कोई मिस्टेक होती है तो उसको ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो ये टेस्ट हमारा हुआ है ऑब्वियसली ये कल हमारा टेस्ट हुआ है संडे यानी 16 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड। देखें PPSC जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन कर देता है हर टेस्ट में, कभी किसी पोर्शन को ज़्यादा लेता है, कभी किसी पोर्शन को ज़्यादा लेता है। तो इस दफ़ा उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पेपर है वो हमें एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को से देखने को मिला है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं। और ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने लिखी है ये मैंने जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अलावा लिखी हुई है। ठीक है, 31% जो है इसमें से यानी 25 MCQs जो हैं इन दो फील्ड में से आए हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले तो सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा MCQs दिए हैं और पिछले ही रिपीट किए हैं तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा यानी कि आसान थे ओवरऑल अगर देखें तो, कुछ 1-2 को छोड़कर। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन तकरीबन हर दफ़ा इतना ही होता है, पिछली दफ़ा 12 MCQs थे, इस दफ़ा 11 हैं, तो तकरीबन इक्वली हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो पिछला जो टेस्ट था उसमें तकरीबन 32 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन अभी 20 हुए हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को बहुत कम टच किया है उन्होंने। उसके बाद इंडस्ट्री में भी पिछली दफ़ा 4 थे, इस दफ़ा 3 है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेस रखा है, पहले थोड़े से 4-5-6 MCQs होते थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर किया इस दफ़ा उन्होंने, पहले इसमें से तकरीबन 10 से 15 MCQs आया करते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी से, लाइक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, रेमन है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, तो उसमें से उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा UV विजिबल में से। ठीक है, इसी तरह स्टीरियो केमिस्ट्री का भी तकरीबन वही एवरेज है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो होगी एक ओवरऑल। ठीक है, तो ये यानी ऑब्ज़र्वेशन है एक जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, और तकरीबन सारे के सारे MCQs होप्स हो के हो जाएंगे सिवाय 1-2 के। ठीक है, तो हम अब फील्ड वाइज इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो S ब्लॉक में से क्वेश्चन था कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म, उनको क्यों कहते हैं, देयर ऑक्साइड्स फॉर्म बेसिक सोल्यूशन विद वाटर,
देयर ऑक्साइड्स फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन विद वाटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के अल्कली होती हैं वो हमें बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स देती हैं, चाहे उनके हाइड्रोक्साइड हों चाहे उनके ऑक्साइड्स हों, ठीक है, वो बेसिक होते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो है होती है ना मेटल्स हमें बेसिक ऑक्साइड देती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स देती हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है जी पी ब्लॉक का है। ये जो मैं हमेशा बोला करता था कि जो कंपाउंड्स की डिफरेंट कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, उसको आप देखें तो उसमें से क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, इसको हम सॉल्वे प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को वैसे तो 4 तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। लेबनाग प्रोसेस भी होता है, डुअल प्रोसेस भी होता है, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी होता है। तो इन 4 तरीक़ों से हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है गासेज प्रोसेस जो है, ये बेसिकली इसको हम सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह फार्मूला वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? देखिए, वाशिंग सोडा के साथ हमेशा 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे ना इसके बारे में, तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है, यानी Na2CO3। तो इसको भी हम वाशिंग सोडा ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम मोर एक्यूरेटली बोलेंगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है तो हम सिंपल उसको लिख देते हैं, लेकिन वो डाईहाइड्रेटेड होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ होते हैं। तो सम टाइम देखने को मिलता है कि सोडियम कार्बोनेट अकेला भी लिखा हुआ नज़र आता है, और 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी होता है। तो इन दोनों चीज़ों में भी कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये वाला MCQ जो है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद है कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। और आप लोगों को इल्म है कि ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में वही बात आ गई कि प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हमेशा बोला करता था जब हम अपने बैचेस में होते थे, तो हर तकरीबन जब भी हम इनऑर्गेनिक पढ़ते थे तो मैं ये स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करता था कि आपने जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी प्रिपरेशन को ध्यान से देखना है। तो इसको हम डायाफ्राम सेल से प्रिपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका यानी कोई तकरीबन हिसाब किताब नहीं लग रहा है, ना कोई स्टेटमेंट एग्जैक्ट मिलती है। तो इसको काइंडली देखिएगा, और आप लोगों के पास अगर इसकी स्टेटमेंट एक्यूरेट हो तो उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि इसका आंसर भी तलाश करके मेंशन कर दें। उसके बाद डी ब्लॉक है एलिमेंट्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हैव वेरिएबल वैलेंसी। ये तो प्रॉपर्टी हमें सबको पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उनकी एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वेरिएबल्स होती हैं, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और उनकी कलर भी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। आगे बात करें तो एसिड बेसेस में से हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द हाइड्रोजन हेलाइड में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एसिड कौन सा होता है जो प्रोटॉन इजीली अपना प्रोटॉन लूज़ कर देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी आसान सी स्टेटमेंट है इसकी, और इसका आसान सा जवाब है HI। उसकी रीज़न ये है
एक तो हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। सेकंड, आयोडीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आयोडीन जो है हाइड्रोजन को इजीली लूज़ कर देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एसिड होगा, ठीक है, इन सब में से। विच वन इज़ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक डुअल नेचर जो शो करते हैं, लाइक एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये हमने अपने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर में भी बात की थी और ये तकरीबन पिछले प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो लेड के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसी तरह जिंक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं और बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये सारे के सारे बिहेव करते हैं एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से हमारे पास लेड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड बेस कॉन्सेप्ट, तो बेस क्या होता है, बेस क्या होना चाहिए। हमने ये बड़ी दफ़ा मैंने बताया कि बेस ऐसी चीज़ होती है जो किसी न किसी हद तक नेगेटिव करैक्टर जिसके पास होता है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि नेगेटिव करैक्टर का क्या मतलब है कि ये किसी पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। तो उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पिछली दफ़ा भी ये पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इटसेल्फ। इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस चलती रही है, नो डाउट। पिछली वीडियो में मैंने भी इसका वाटर ही लगाया हुआ है, ठीक है। पिछली जो हमारी पेपर हुआ था उसमें मैंने जो डिस्कशन वीडियो बनाई उसमें वाटर लगाया हुआ था इसका, लेकिन इसका HF होता है, ठीक है, जो अपने साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो HF होता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात देखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है F की, ठीक है, और दूसरी बात है स्मॉल साइज़। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, साइज़ के ऊपर। तो आयोडीन का F का एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइज़ जो है वो कम होता है, ठीक है। आपको पता है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में, तो साइज़ कम होता है, साइज़ भी कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब देखें जो बॉन्ड है ना हमारे पास H, F और H, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसके साथ हमारे पास वाटर आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अमोनिया आएगा, ठीक है, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है CH4 होगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि इसके लिए 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और इसके लिए 18 किलो जूल रिक्वायर्ड होती है, और इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 40 किलो जूल रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए HF का जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आर्गन 35 था इसका डिके, यानी ये हमने बताना है कि आर्गन की जब डिके होती है तो किस डिके के थ्रू, यानी इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है तो किस डिके के थ्रू होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पॉजिट्रॉन एमिशन होती है इसमें से, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन को हम ये जो बीटा पॉजिटिव होता है ना, बीटा पॉजिटिव एमिशन का भी नाम देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होगा बीटा पॉजिटिव एमिशन, जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन का भी हम नाम देते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। होता यूँ है कि चूँकि हमें पता है कि ये जो आर्गन है, ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है,
स्टेबिलिटी बेल्ट है उसमें ये ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो होता यूँ है कि इसकी जो n न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है ये लो होती है। तो लो होने की वजह से फिर ये क्या करता है कि पॉजिट्रॉन एमिशन शो करता है। तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा, ठीक है, बीटा पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन का भी नाम देते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसकी एग्जांपल हम ले भी लें, आर्गान जो है हमारे पास 35 और 18, जब इसकी एमिशन होती है तो हमने बोला है कि इसमें से बीटा पॉजिटिव एमिशन होती है, ठीक है। तो 7 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, 35 का 35 ही रहेगा, नीचे चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एज ए रिज़ल्ट ऑफ बीटा डिके। अगर हम जर्नल बीटा डिके की बात करें ना, तो आम तौर पे तो 1 यूनिट इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन बीटा डिके 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बीटा पॉजिटिव डिके बोलते हैं, एक को हम बीटा नेगेटिव डिके बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव डिके की, तो इसमें हमेशा एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डिके की, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन तलाश करने की कोशिश करेंगे तो जो मोर क्लोजली लग रहा है हमें वो यही है आम तौर पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर नो डाउट डिक्रीज़ भी करता है और इंक्रीज़ भी करता है, मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि 2 टाइप का बीटा डिके होता है। तो हम किसी एक को मेंशन, अगर जर्नल देखना है तो हम आम तौर पे तो बोल ही देते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज़ करता है, लेकिन हकीकत में ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत अच्छा यानी चैप्टर है ये, हर दफ़ा इसमें से क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज़ एडेड इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन टू स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्सेस। देखें ये जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं ना, इसमें ये चीज़ मेंशन है कि उसमें हम उनको स्टेबल करने के लिए क्या ऐड करते हैं, बफर का इस्तेमाल करते हैं। और ये पिछली दफ़ा रिपीट भी हुआ, पिछली दफ़ा ऑप्शन नन ऑफ दीज था क्योंकि उसमें बफर मेंशन ही नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से उसका नन ऑफ दीज था। इस दफ़ा बफर उन्होंने मेंशन किया हुआ था, इसलिए इसका बफर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कि हम सिंपल एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इन सब में कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम 2, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम कोबाल्ट प्लस 2 की बात करें, इस वाले की बात करें, या आयरन प्लस 3 वाले की बात करें, तो इन दोनों के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कोबाल्ट प्लस 3 की, तो इसके पास कोई भी नहीं होता, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू 1.84 होती है। अगर आप 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 2 के लिए करते हैं तो 2.84 हो जाती है, 3 के लिए करते हैं तो 3.84 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाता है ऐसे। उसके बाद है जी हमारे पास Fe3O4। सबसे पहले तो इन टर्म्स के बारे में सीखें। डायामैग्नेटिक क्या होती है? डायामैग्नेटिक का मतलब है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। तमाम किस्म के जो तमाम इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको जब हम मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे ना तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा ये मटेरियल,
जो डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है, यानी डायामैग्नेटिक होंगे जो। उसके बाद आता है पैरा जो मटेरियल होते हैं इसमें एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सेकंड ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं जब यानी कि इनको किसी फील्ड के करीब लेके आते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही हम फील्ड जो है वो रिमूव कर देंगे, जैसे ही फील्ड से हम रिमूव कर देंगे तो ये जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है ना, यानी ये जो अट्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। इवन जब हम फील्ड अप्लाई नहीं भी कर रहे होते यानी रिमूव भी कर दें तो ये मैग्नेटिज्म शो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड, ठीक है। उसके बाद आता है फेरी जो होते हैं ये अपने आप को, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, ये अपने आप को अगेंस्ट द फील्ड अलाइन कर लेते हैं। ये जो होता है ना, ये जो होता है ये फेरी भी होता है, ठीक है, और ये पैरा भी होता फेरो भी होता है, फेरी भी होता है और फेरो भी होता है। और इससे बढ़कर इसकी एक टेम्परेचर की लिमिट होती है 870 किलोमीटर के ऊपर। इससे अगर आप टेम्परेचर कर देंगे या यहाँ तक पहुँचा देंगे तो ये पैरा बन जाता है, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म है, ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये एक्ट करता है एज ए मैग्नेट की तरह इन दी अब्सेंस ऑफ फील्ड की गैर मौजूदगी में भी ये उस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, और अपने आप को अगेंस्ट दी फील्ड अलाइन भी करता है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना फेरी की, कि फेरी क्या होता है, अलाइन भी करता है अगेंस्ट दी फील्ड और मैग्नेट की तरह परमानेंट बिहेव भी करता है, इसलिए इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जी हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी का पोर्शन, जिसमें हम एनालिटिकल, अब देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कैन बी एफिशिएंट फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन करने वाले भी ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हैं। अब देखें, ये जो TLC है ना, TLC कहता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल की सेपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल की सेपरेशन के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात कहता है कि इसको हम जो एड्जॉर्प्शन TLC होती है, एड्जॉर्प्शन TLC जो होती है, इसको हम प्रोटीन की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलो वो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो नहीं है, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना ये मोस्ट कॉमन मेथड है सेपरेशन करने के लिए प्रोटीन की, ठीक है। इसके अलावा हम HPLC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम रिवर्स फेज़ HPLC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसमें से तलाश करना है ना कौन सा हो सकता है, तो इसमें TLC को माना जा सकता है कि ये प्रोटीन की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है जी, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ लेस पोलर। स्टेशनरी फेज लेस पोलर है दैन मोबाइल फेज। अब थोड़ी सी चीज़ समझे, एक होता है नॉर्मल फेज। नॉर्मल फेज में क्या होता है कि जो है ना स्टेशनरी फेज़, नॉर्मल फेज़ में पोलर, मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पोलर स्टेशनरी फेज़ होता है, पोलर स्टेशनरी फेज़ होता है। और जो मोबाइल फेज़ होता है वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है।
इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो उसने बात पूछी ना, क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज लेस पोलर, लेस पोलर का क्या मतलब है, ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स जो होता है ना, रिवर्स में क्या होता है, ये वैल्यू रिवर्स कर दें कि मोबाइल फेज जो है वो पोलर होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा, इट्स मीन नॉन पोलर मीन कि लेस पोलर होगा। तो इसमें से हमारे पास नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी आएगा। उसके बाद है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच सेपरेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ज्योमेट्री, ठीक है। मैस या साइज़ या इसको नाम ही साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये तो हमने काफ़ी दफ़ा आपको पढ़ाई भी है, ठीक है। तो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, बाकी ऑप्शन वगैरह तो मिस हैं इसमें से। उसके बाद है जी हमारे पास टाइट्रेशन, विच टाइट्रेंट इज़ यूज्ड इन अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। ये बड़े अच्छे अंदाज में आपको बड़ी दफ़ा बताई हैं चीज़ें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे, लैब पे सबसे पहले, जिसको कुछ भी नहीं ना आता उसको सबसे पहले ये वाला प्रैक्टिकल करवाते हैं। पीएच ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर लाइज, यानी पीएच रेंज क्या होती है, तो 2 to 5 तक होती है, ठीक है, इसकी रेंज। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है, इसकी स्टेटमेंट की कोई समझ नहीं है। मास्किंग एजेंट्स के बारे में हमने आपको जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले दिए थे ना नोट्स, उसमें हमने मास्किंग और डी मास्किंग को बयान किया हुआ था। उसमें एग्जांपल्स भी कोड थी, जिसमें साइनाइड की एग्जांपल है, ठीक है, साइनाइड की एग्जांपल है। EDTA को भी हम एज ए मास्किंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली CN को इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम पोटाशियम साइनाइड का इस्तेमाल भी करते हैं, उसके साथ हम EDTA का इस्तेमाल भी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो EDTA को भी इस्तेमाल करते हैं। HCN जो है इसको तो खैर नहीं इस्तेमाल करते, इस पोटाशियम साइनाइड को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मेटल साइनाइड्स का नाम दे लें इनको, ठीक है। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हो ऑप्शन, तो फिर प्रेडिक्शन करनी आसान हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये तो EDTA है, ये आप लोगों को इल्म है, बाकी सारे के सारे हेक्साडेंटेट नहीं। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, हेक्साडेंटेट वाला भी था, ये भी था, बहुत सारे हैं, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हमारे पिछले पेपर से ही आए हुए हैं। तो इसमें डिसअपेयरिंग होती है पिंक कलर की, जब मैंगानीज चेंज होता है MnO4 से Mn+2 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर A वाला होगा। उसके बाद ये वाले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से उसको पता नहीं और जगह ही नज़र नहीं आती, हर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे होते हैं ये वाले। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम और मोर एफिशिएंट अच्छी होती है, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा सारा का सारा जो आपने सैंपल इस्तेमाल कर लें। कहता है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होती है, एफिशिएंट होती है। हमने लेक्चर में बात की, बहुत सारे डिस्कशंस में बात की इसके ऊपर। सेपरेशन इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन विच लॉ, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, वेरी सिंपल। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला सेम क्वेश्चन पिछली दफ़ा आया हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ये है सेम जो पिछली दफ़ा आया हुआ था। साइक्लोब्यूटाडाइन इज़, साइक्लोब्यूटाडाइन इसका तकरीबन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्लेनर है, ओके है, साइक्लिक है, ओके है। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल थियरी उसमें क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर एरोमेटिसिटी। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, जो 4n पाई जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसमें बेसिकली 4n पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमने काफ़ी दफ़ा बातचीत की हुई है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है।
और इसमें से कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, साइक्लोब्यूटाडाइईन। ठीक है, जो एरोमेटिसिटी होती है ना उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नेसेसरी होती है, साइक्लिक होना भी ज़रूरी होता है, प्लेनर होना भी ज़रूरी होता है, फिर ये वाला रूल फॉलो करना बहुत नेसेसरी होता है। अगर ये कर ले तो वो एरोमेटिक, ना करे तो नॉन एरोमेटिक, और अगर इस वाले रूल को फॉलो कर ले तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ये जो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी लो होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू दूसरा जो हमारे पास एंटी एरोमेटिक जो होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें से हमने फाइंड आउट करनी है जी जिसमें कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन होता है कि सिंपली अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो सकता हो, या ये कह लें कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हों, वो एक शेप से दूसरी शेप में जा सकता हो। एन हेक्सेन तो है ही सैचुरेटेड, इसमें तो बॉन्ड ही सिंगल होगा, तो बात ही ख़त्म हो गई। एनिलीन जो है, एनिलीन आपको इल्म है कि इसमें रिंग होता है। ठीक है, रिंग होता है, NH2 लगा होता है इसके ऊपर। उसके बाद 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन ऑब्वियसली इसमें भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, और उसके बाद स्टायरीन है, स्टायरीन भी आपको इल्म है कि इसमें रिंग मौजूद होती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड होता है। तो इन सब में क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं रिंग में इर्द गिर्द, या इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनमें कॉन्जुगेशन मौजूद है। एन हेक्सेन में बिल्कुल नहीं है, हेक्सेन सिंपल उसने साथ मेंशन भी किया हुआ है एन, यानी स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड में 6 कार्बन लगी हुई हैं 7 हाइड्रोजन से, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2 रैपिडली। SN2 कौन देगा जल्दी। ठीक है, इसमें सिंपल याद रखें कि SN वो जल्दी देगा जिसके पास लीविंग ग्रुप अच्छा होगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप जिसके पास अच्छा होगा वो SN2 रिएक्शन देगा। उसके बाद हमें पता है कि आयोडीन माशाल्लाह से बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि इसका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वो इसकी लो होती है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वो ज़्यादा रिएक्शन फास्ट देती है, और याद रखें कि उसमें प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बनता है। उसके बाद है जी, ये आपको पता नहीं, ये बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आपसे पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या क्या मौजूद होता है। हाइड्रोजन, कार्बन, वैसे तो जो जर्नल डेफिनेशन होती है उसमें यही होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन होता है, नो डाउट ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन मोर फेवरेबल जो आंसर है यहाँ पे वो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेल्डिहाइड में वेरी सिंपल 0 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कोई न्यूट्रल आपके पास मॉलिक्यूल हो ना, उसकी 0 ही होती है हमेशा। 1 डबल बॉन्ड कंटेन, एक डबल बॉन्ड है जी, इसमें क्या होगा, सिंपली एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा पहले बनता है या पाई पहले बनता है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बाद में बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये डायरेक्ट आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसका 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। ये ऑर्गेनिक वाले अच्छे तरीके से अगर कोई मौजूद हो तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन भी कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये पता नहीं क्यों, देखें पिछली दफ़ा भी फीमेल को पूछा हुआ था। ठीक है, लोन पेयर मेथनॉल में क्या है, एक ऑक्सीजन है तो उसके पास 2 लोन पेयर मौजूद होंगे। ट्राईथाइल सिलाइल ईथर आर डी प्रोटेक्टेड अंडर न्यूक्लियोफाइल। देखें
इनको ना हमने हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है। इनको जब भी इस्तेमाल करना है इनको प्रोटेक्ट करना होता है, ज़रूरी प्रोटेक्ट किया जाता है इनको, क्योंकि ये एसिड बेसिक कंडीशन में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि फ्लोराइड जो है ना न्यूक्लियोफाइल, इस यानी कोई ऐसा सोर्स इस्तेमाल करते हैं जो हमें फ्लोराइड आयन दे, तो वो इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद 35 है, इसमें भी देख लें कि इसका ट्रांस अल्कीन जो है आंसर आएगा। एग्जैक्ट स्टेटमेंट हो, ऑप्शन हो, तो फिर बंदा गुफ्तगू भी अच्छी कर लेता है। उसके बाद विच वन इज़ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें स्टीरिक एसिड, ये भी सैचुरेटेड है। पाल्मिटिक एसिड ये भी सैचुरेटेड है। लॉरिक एसिड भी जो है सैचुरेटेड है, और सिर्फ ओलिक एसिड ऐसा है जो कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इन अमाइनो एसिड, ये अगेन क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजिंग है। स्टेटमेंट इसकी एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट थी। तो जहाँ तक लगता है कि इसका आंसर जो होगा ना वो प्रोटीन बफर ही होगा। ठीक है, उसके बाद है जी बायोकेम। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड डू नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स। जो बनाते हैं ना अल्फा हेलिक्स, उसमें एक आता है एलिनीन, एलिनीन के बाद आता है लियोसीन, लियोसीन भी अल्फा हेलिक्स बनाएगा। उसके बाद ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, उसके बाद लाइसीन, लाइसीन, उसके बाद मैथ्यूनीन, मैथ्यूनीन ये भी अल्फ़ा हेलिक्स बनाता है। और उसके बाद प्रोलीन भी अल्फ़ा हेलिक्स बनाता है। ठीक है, डू नॉट फॉर्म अल्फ़ा हेलिक्स, तो याद रखें कि प्रोलीन भी बनाता है। अब आई डोंट नो कि इसमें क्या सीन है कि इसके अंदर क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें आंसर जो है ना इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से ऑप्शन थे और किस तरीके से थे। ठीक है, ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर की है कि आप फ्यूचर में जब भी आप वीडियो ये वाली देखें तो आप ये चीज़ें याद रखें। ठीक है, पॉइंट लिख लें कहीं जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन नॉट बी यूज टू डेरिवेटाइज टू ओसाजोन। एक बात याद रखें, जो भी शुगर रिड्यूसिंग होगी ना, जो भी शुगर रिड्यूसिंग होगी उसको हम उसका ओसाजोन बना सकते हैं, वो बना सकती है। ठीक है, ओसाजोन। और याद रखें ओसाजोन क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, और बनते कैसे हैं, जब आप फिनाइल हाइड्राजीन से इनका रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी शुगर का फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाना है तो ओसाजोन बनेंगे। डेवलप किसने किया, एमिल फिशर ने। ठीक है, एमिल फिशर ने इसको डेवलप किया था इस तरीके को, क्योंकि इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं जी, शुगर की स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो आपको पता है कि हम शुगर जो होती है ना इसकी स्टीरियो स्टडी के लिए, यानी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए ओसाजोन बनाते हैं। और उसके बाद क्या है, मैंने एक पहले बात बता दी है कि ओनली दोज शुगर कैन फॉर्म ओसाजोन जिनकी रिड्यूसिंग नेचर होगी। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये तो रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये तो ओसाजोन नहीं बनाएगा। स्टार्च एंड सेलुलोज ये दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए ये ओसाजोन भी नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपके पल्ले पड़ गए। उसके बाद है जी हमारे पास सपोनिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड डन बाई
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रीवियस पूछा गया हुआ है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज ड्यू टू विच विटामिन, तो ये विटामिन डी इसका ऑप्शन होगा। इसमें भी कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। जब भी आप कमेंट करें अपने कच्चे नॉलेज के ज़रिए ना करें, ठीक है। जब भी कमेंट करें थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। गोइटर इज़ काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ऑब्वियसली आयोडीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ कोपोलीमर। कोपोलीमर का मतलब होता है कि दो या दो से मोर मोनोमर से कोई चीज़ मिल के बने। नाइलन 6 आपको पता है कि ये एडिपिक एसिड होता है, हेक्सामिथाइल डाइमाइन होता है, ठीक है। पॉलीस्टायरीन ये स्टायरीन की लिंकेज से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनता है। नाइलन 6 ये माइलोपेक्टिन इसमें होता है। तो ये तो सारे के सारे नहीं है, ठीक है। नाइलन 6 एक कोपोलीमर है। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क, जिसको हम शुगर ऑफ मिल्क या मिल्क शुगर का नाम देते हैं, लैक्टोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग, इसको हेमोफेलिया कहते हैं। और डिजीज़ इससे जो होती है ये क्रिस्मेटिक डिजीज़ होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन डेकापेप्टाइड, तो ये तो प्रीवियस भी पूछा हुआ था हमसे। इसमें 9 होते हैं। कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार होता है n-1, ठीक है। n क्या है, n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 11 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 11 होते हैं, तो 1 लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 10 है ना, तो 10 में से 1 निकाला तो 9 आ गए। कम अज़ कम आपको पता तो होना चाहिए ना, n-1 तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास प्योरीन। प्योरीन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एडेनिन, दूसरी होती है ग्वानिन, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और बहन भी होती है, इसको हम पिरिमिडीन का नाम देते हैं, पिरिमिडीन, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा फ़र्क पता होना चाहिए। इसमें साइटोसिन होती है, साइटोसिन के साथ इसमें यूरेसिल होता है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जो प्यूरीन होती है ना, प्यूरीन बड़ी होती है और पिरिमिडीन जो है ये छोटी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 रिंग होती हैं और इसमें 1 रिंग होती है। उसके बाद है जी कोलेस्ट्रॉल, इसमें ये ऑप्शन होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज़ ट्रांसफ़र टू हिपैटिक लीवर, लीवर में कोलेस्ट्रॉल किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसमें LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये वाले, और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ये गुड और बैड लिपोप्रोटीन्स ही होते हैं। वैसे इनको हम बैड बोलते हैं, ठीक है, बैड प्रोटीन्स। उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री में से क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है, टू मेक प्रोडक्टिव, टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है ये किस फैक्टर की बेस पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, ज़्यादा यानी मेन फैक्टर कौन सा है जो क्रिस्टलाइजेशन में ज़्यादा किरदार समझने के अदा करता है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय पोलर क्रिस्टल्स व्हेन हीटिंग इज़ कॉल्ड, देखें इसको वैसे तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। अब पीज़ो क्या होती है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली दफ़ा पूछा हुआ है और मैंने बयान भी किया हुआ है। पीज़ो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं क्रिस्टल के ऊपर तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उसके बाद फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि परमानेंट जो डाइपोल होते हैं, डाइपोल किस वजह से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, समथिंग पार्शल पॉजिटिव या पार्शल नेगेटिव की वजह से जो डाइपोल बने होंगे वो इन दी अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोलराइज्ड होते हैं, यानी गैर मौजूदगी में भी पोलराइज होते हैं वो ऑलरेडी। लेकिन जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो वो जो डाइपोल्स होते हैं वो डायरेक्शनल हो जाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी डायरेक्शनल हो जाते हैं, इट्स मीन कि उनका फ्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है जी सॉलिड्स में से स्टडी ऑफ ब्रांच रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटलर्जी, सिरेमिक्स विद सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉवल मटेरियल इज कॉल्ड। देखें यहाँ पे भी दो राय हैं, ठीक है। नैनो केमिस्ट्री जो है इसमें भी हम स्टडी करते हैं सारी की सारी चीज़ों को, कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी हम चीज़ों की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल्स की। लेकिन यहाँ पे गौर करना है सॉलिड स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीज़ की जो स्टडी है। अब थर्मोडायनामिक्स में हीट के बारे में बातें करते हैं हम, ठीक है, तो यानी कोई रिएक्शन कितना फिजिबल होगा, किसी चीज़ में कितना डिसऑर्डर होगा वगैरह वगैरह। तो इसमें जो ज़्यादातर यानी कि मोस्ट फेवरेबल लगता है ना आंसर, वो नैनो केमिस्ट्री होगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में सॉलिड वर्ड जो है ना वो कंफ्यूज करता है। अगर आप दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की और नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो केमिस्ट्री की, तो आपको फिर थोड़ा सा इन चीज़ों का आइडिया होगा कि आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि नैनो केमिस्ट्री जो है कि एक रीज़नेबल आंसर बनता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल कंटेन, रिफ्रैक्टरी मटेरियल यानी ये सिरेमिक्स वगैरह हो गए, तो बहुत सारे होते हैं वैसे जी, सिरेमिक्स इसमें आ जाते हैं सारे के सारे। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बेसिकली जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके साथ बॉन्डिंग हुई होती है इनमें, सम हो मेटल भी होती है, दूसरी साइड पे नॉन मेटल होती है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एक मेटल है, दूसरी उसके साथ लगी होती हैं नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड हमें पता है कि वो आयनिक भी बिहेव कर सकता है। कोवेलेंट जो होता है वो नॉन मेटल टू नॉन मेटल के दरमियान भी हो सकता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप इसको, और अगर आपको कोई कहीं से ऑथेंटिक सोर्स से पता चलता है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें जी। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी भी एक्चुअल में स्टेटमेंट एग्जैक्ट नहीं याद, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो हमें पता है कि इसमें हम मोमेंटम और पोजीशन को एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन ये पिछली दफ़ा भी आई हुई थी जी, सेम क्वेश्चन था, लेकिन इस दफ़ा आई डोंट नो कि किस तरीके से पूछा हुआ था। कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है और ना ही उसके ऑप्शन है। तो हमें वैसे तो पता है कि ना तो हम पोजीशन और मोमेंटम स्टडी कर सकते हैं, ना ही टार्क और एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम, ना ही वेलोसिटी और साइज़ को स्टडी कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्योंकि इसके ऑप्शन मालूम नहीं है तो पता नहीं अब क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको किसी अथेंटिक जगह से या कोई याद हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच इज़ मेजर डिसऑर्डर इन द बॉडी। डिसऑर्डर तो हमें इल्म है कि हम इंट्रोपी को बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंट्रोपी, इट इज़ अ पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है, इंट्रोपी पाथ फंक्शन नहीं है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इट इज़ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ये भी ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक ऑप्शन होगा जो इंट्रोपी की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में विच व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश इट इज़, देखें अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जब इस्टेब्लिश हो जाता है ना इक्विलिब्रियम, उस वक्त हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ये एफएससी की बुक में भी लिखी हुई हैं कि अगर तो इस पॉइंट के ऊपर रिएक्शन सीज्ड हो जाए तो उस वक्त
वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, अदरवाइज डायनामिक होता है, ठीक है। अगर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो फिर रिएक्शन स्टेशनरी नहीं होगा, फिर उस वक्त डायनामिक का मतलब ही है समथिंग इन मोशन, समथिंग इन मोशन ही, ठीक है। यानी कोई चीज़ जब मोशन में होती है तो उसको हम डायनामिक का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि जब आपके पास रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम सीज हो जाए, उस वक्त आप उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। तो इसमें भी चूँकि स्टेटमेंट भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और ऑप्शन भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो आप भी अपनी असेस के मुताबिक इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, अगर वो मेंशन होती तो फिर ज़्यादा बेहतर था। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग POH, pH दी हुई है। हमें पता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रोडक्ट होता है H कंसनट्रेशन का और OH कंसनट्रेशन का, वो किसके इक्वल होता है, वो 10 की पावर -14 के इक्वल होता है। अब हमें pH कंसनट्रेशन POH दी हुई है ना, तो इसको सिंपली पुट करें यहाँ पे, ठीक है। 10 की पावर -7 यहाँ पे रखें, और ठीक है H की कंसनट्रेशन ये है। ये सिंपली मैं कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों को इल्म है, ठीक है। 10 की पावर -14 ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा 10 की पावर -7। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इसका आंसर 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो pH जो होगी 7 होगी। ऑब्वियसली आपको इल्म भी है कि दोनों का चूँकि सम जो होता है pH और POH का, वो होना ही है 14, ठीक है। तो एक तरफ 7 दिया हो तो दूसरा भी ऑब्वियसली 7 ही होगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन में से मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है जी। 0.1 मोलर आंसर आएगा इसका। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन है, ठीक। देखें जी, थोड़ा सा देख लें इस क्वेश्चन को। मोलैरिटी तो आप डायरेक्ट फाइंड करेंगे, मैंने आपको एक फ़ाइल भी शेयर की थी। 6.3 मल्टीप्लाई 1000 आएगा, ठीक है, और नीचे 126 और वॉल्यूम आ जाएगा, 250 में बनाना है हमने। इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। और याद रखें हमने नॉर्मल, अब यहाँ पे जो ऑक्ज़ैलिक एसिड है ना, इसमें नंबर ऑफ़ रिप्लेस जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी मोलैरिटी जो है उसको डबल कर देंगे, यानी ये 0.4 मोलर हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल बन जाएगी। मोलैरिटी को हमने किधर कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मेलिटी में। अब एक नॉर्मेलिटी ये है, एक ये है। अब हमने वो डाइल्यूशन फार्मूला जो आपको बताया था N1 V1 इज़ इक्वल टू N2 V2 लगा देना है, ठीक है। N1 क्या है, जो ओरिजिनल है 0.1, V1 क्या है 10 ml इस्तेमाल हुआ जो, ठीक है। N2 क्या है 0.4 जो हमने कैलकुलेट की है। V2 हमने फाइंड आउट करना है। V2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 ml आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 40 ml लेंगे वॉल्यूम, और उससे आप जो है ना सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इन नॉन आइडियल सोल्यूशन डैश इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, मोलर कंसंट्रेशन आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, जब सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाए, नॉन आइडियल हो जाए या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए, तो उस वक्त हम टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक्टिविटी।
इसको केमिकल एक्टिविटी का नाम भी देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बोल लें या केमिकल एक्टिविटी, अल्फ़ा से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या हुआ कि जब हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन को मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लेके आए हम, एक्टिविटी। अगर हम नॉन आइडियल गैस को डील करते हैं ना तो उस वक्त हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फुगैसिटी। पार्शियल प्रेशर की जगह पे हम देखें ना, गैस की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो गैस की कंसंट्रेशन की जब भी बात करते हैं हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो उस वक्त हम पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यानी उस टर्म को हम फ्यूगैसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वहाँ पे नॉन आइडियल गैस होती है, ये फ़र्क है, ठीक है। फ्यूगैसिटी वाला पिछली दफ़ा पूछा हुआ था, ये उन्होंने थोड़ा और तरीके से पूछ लिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ये भी कोई लॉजिकल मुझे कहीं से आंसर भी नहीं मिल रहा, तो आई डोंट नो कि ये किस बेस पे है, तो देख लीजिएगा। अगर आप किसी को एक्यूरेट मालूम हो तो वो मेंशन भी कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ सप्लाई टू फ्यूल सेल एट कैथोड, ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या सप्लाई करते हैं। हमें पता है कि एक एनोड होता है, एनोड के ऊपर हम हाइड्रोजन देते हैं उसको, और कैथोड के ऊपर हम ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है, ये एनोड के ऊपर देते हैं, बाकी फ्यूल सेल का आपको इल्म है। उसके बाद द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन, एक आयन जो फ्रैक्शन कैरी करता है करंट की, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। ये भी हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में यानी लेक्चर में हमने इसको बड़े अच्छे अंदाज में देखा था, छोटी छोटी बातें हमने की थी। जिंक इज़ यूज्ड इन स्टोरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज इंसुलिन। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। देखें सिर्फ रेट कांस्टेंट को देख के तो हम आर्डर नहीं बता सकते ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जहन आपने रखना है कि उसने यूनिट मेंशन किया हुआ था ना, साथ यूनिट उसने मेंशन किया हुआ है। मैंने आपको यूनिट कैलकुलेट करने का भी तरीका बताया था, ठीक है। एस नेगेटिव ये वाला जो यूनिट होता है ना पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको ट्रिक के तौर पे भी देख सकते थे। फोटोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, 3 से 4 पेजेस के आपको नोट्स दिए थे, उसमें ये चीज़ें मेंशन थी, स्टार्क एंड आइंस्टाइन, ठीक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच अलाउ एड्जॉर्प्शन ऑन इट्स सरफेस, जिसके ऊपर कोई चीज़ एड्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ हो रही होती है उसको हम एड्जॉर्ब होते हैं, यानी एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहता है। उसके बाद इंडस्ट्री में से लिक्विड पार्ट इन पेंट इज़ कमर्शियली रेफर्ड एज, इसको हम व्हीकल या कैरियर का नाम देते हैं। रेशो ऑफ NP एंड K इन NPK फर्टिलाइज़र, अब इसमें कोई पता नहीं किस तरीके से ये निकालते हैं, अगर किसी को कहीं से मिले तो ज़रूर बताएं। लेकिन अगर वैसे देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो वो होता है एक, यानी एक सेंस के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, 28, ये 32 और ये 39 होता है, ठीक है। अगर इनकी रेशो में इसको हम लिखें ना तो ये 14 रेशो 16 रेशो 18, इस तरीके से कोई लॉजिकल रीज़न बन रही है, ठीक है। बाकी ये कैसे किया हुआ है, कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बातें होती रहेंगी, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। विच फर्टिलाइज़र गिव 35% नाइट्रोजन कंटेंट, ये तो इजी है। उसके बाद है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स बताना था जी हमने, टंगस्टन फिलामेंट उसमें सोर्स आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है, विच
इज़ मोर डेंजरस फॉर ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं जी। मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनिंग, ये भी पिछली दफ़ा पूछा हुआ था, क्रोमियम 6 होता है। इन ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू, सिंपल सी बात है, रेडिएटिव हीट गेन की वजह से होता है। जो रेडिएशन रेडिएट होके वापस जा रही होती हैं उनकी हीट गेनिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री है। डिस्पेसिफिक रोटेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ़, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल देखी हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, लेकिन इस तरीके की कोई मिली नहीं है इस रेशो में। एक आंसर आ रहा था जिससे मैं कैलकुलेट कर रहा था, वो आ रहा था 26 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रही थी, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट-2-ईन, ये डायास्टीरियोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सिंपल होते हैं, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ रहा है, ठीक है। एनेंशियोमर आपको पता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये मिरर इमेज नहीं होते, नॉन आइडेंटिकल होते हैं ये वाले। तो याद रखें, मिरर इमेज नहीं होते तो इसका मतलब है, इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख लेंगे ना, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है, दोनों सिस और ट्रांस भी। उसके बाद विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्लेन पोलराइज लाइट से हम उसका कर सकते हैं, यानी फ़र्क करना है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो वो लाइट जैसे उसको रोटेट करेगी उस बेस के ऊपर हम असेस कर सकते हैं कि इसका कौन सा होगा। अब ये थी चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल हैं, ये 77 तक मार्क है, लेकिन मैं 3 क्वेश्चन 4 बीच में ही डिस्कस कर गया था, ठीक है, 78, 79 और 80 वाला। तो होप सो कि आप लोग क्या बोलते हैं कि इसको वेरीफाई कर लें। 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हैं, जो जिनके आंसर नहीं मिले, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और लास्ट पे एक चीज़ मैं थोड़ी सी डिस्कस कर दूं, जो ज़्यादा बच्चे बात कर रहे हैं। देखें, इस पेपर को सारे को देखें ना, तो जहाँ इजी क्वेश्चन हैं वहाँ कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, और वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से समटाइम एक पर्सन को आते भी होते हैं बहुत सारी, वो मिस्टेक भी होती हैं, ठीक है। तो जब हम आते हैं ना, हमेशा की तरह यही होता है कि एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि मेरिट बड़ा हाई हो जाएगा। ये पहले भी हम बातें करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है स्टूडेंट्स को अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा होता है, फिर घर आके 2-2, 3-3 एक अगर हर अगले दिन जब वो स्टडी कर रहा होता है या मुख्तलिफ़ सोर्सेस से देखता है, तो उसकी मिस्टेक जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं, तो वो फिर मेरिट भी नीचे आना शुरू हो जाता है। मुझे इल्म है कि जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आए हैं तो आके बातें करने लग पड़े कि बहुत आसान था पेपर, बहुत इजी पेपर था, और 80 तक जो है ना वो मेरिट चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया तो लोग जो है ना वो 60 तक आ गए थे, ठीक है। और अब जो मुझे समझ आती है ना, फ़ीमेल का 50 जहन में रखें, ठीक है, 45 से लेके 50 के दरमियान, क्योंकि फ़ीमेल 130 हैं, तो 130 में से तकरीबन 650 फ़ीमेल जो टॉप की होंगी उन्होंने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो 650 जब इस कैटेगरी में आएंगी ना 50 वाले में, तो फिर पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी गलतियां होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें, एक स्टूडेंट है वो 80 तक अटैम्प्ट करके आया है, कोई 75 तक, कोई 70 तक, घर आता है कोई 15 इसकी गलतियां निकल आती हैं, कोई 10-12 इसकी निकल आती हैं, ठीक है, और कुछ इसकी कोई निकल आती हैं 10, तो कहाँ पे आ गए हैं, 60 पे आ गए हैं। तो नेगेटिव मार्किंग कर के तो ये 50 के करीब आ जाते हैं। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है, 50 फीमेल के लिए, मेल की चूँकि 27 है, बाकी 3 इसमें शायद दूसरी हैं स्पेशल कोटा वाली। तो ये हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने आना है 135 स्टूडेंट्स ने आना है, तो 35 स्टूडेंट्स आएंगे टॉप पे, तो हो सकता है कि ये कोई 60 तक हो जाए। बहुत मुश्किल से 60, क्योंकि हमने देखा है कि 8,000 9,000 लोग भी गए थे पेपर देने, तो उस वक्त भी बड़े जोश
खरोश से लोग कहते थे कि पेपर बहुत आसान था लेकिन 40 लेने वाले बहुत कम थे। इस दफ़ा भी अगर हम देखें तो कहते थे कि पेपर नॉर्मल है, लेकिन यानी किस्सा मुख्तसर, बातें बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। जहन में रखें 55 से लेके 60 तक मेल, 45 से लेके 50 तक फीमेल, ठीक है। इससे अप नहीं होगा, नीचे आ सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और हर स्टूडेंट्स जिसने हमसे कुछ ना कुछ सीखा और हम कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की, अल्लाह ताला हमारी भी एफ़र्ट्स को कबूल करें और आप सब लोगों को भी कामयाब करें। मुझे इल्म है कि बहुत सारे नहीं, आटे में नमक के बराबर कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने कल एक पोस्ट की कि कम्युनिटी टैब में कि मैं इंशाल्लाह डिस्कशन बनाऊंगा, तो उसमें बहुत सारे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमने जो प्रीवियस आपने पेपर डिस्कस किया हुआ था उसको देख के काफ़ी ज़्यादा यानी MCQs आए थे तो अच्छे हुए ये वो। तो उसमें एक पर्सन था वो बोल रहा था कि वो मजाक उड़ा रहा था उनका, हाँ उसमें तो बड़ी गलतियां हैं, उसमें तो ये है, उसमें तो ये है। यानी इस तरीके के लोग अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते किसी को, तो मैं इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बस ऐसे बात कर दी है मैंने। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का भी भला करे। और जहाँ तक हमारा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है हम करते रहेंगे। गलतियाँ करता है इंसान, होती भी हैं, नो डाउट। मैं बहुत जगहों पे खुद मानता हूँ और मैंने आपको कितनी दफ़ा इस वीडियो में भी बार बार बोला है कि जहाँ कोई चीज़ होती है आप मेंशन कर सकते हैं। गलतियाँ होती हैं जी, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें हैं जिसमें बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप एक चीज़ कहते हैं ना ये है, तो उसको भी आप फाइनल नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं इसके साथ उसके साथ जोड़ तोड़ के वो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो ये चीज़ है केमिस्ट्री में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन होती हैं, कोई चीज़ हतमी नहीं होती, इस तरीके का नॉलेज है ये। तो अल्लाह ताला जी हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।